नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट। नॉर्मन्स का जो कॉन्क्वेस्ट था, जो उनकी फ़तह थी, ये बरतानिया पे बैरून मुल्क से हमला करने वाले आखिरी लोग थे। इसके बाद किसी ने सक्सेसफुल किस्म का हमला नहीं किया। मतलब ये कि ऐसा हमला नहीं हुआ जिसमें किसी को कामयाबी मिली हो। इसके बाद और लोग आए, स्पेनिश आर्मीडा का जिक्र आएगा और दो तीन चीज़ों का जिक्र आएगा, लेकिन नॉर्मन्स थे जिन्होंने फॉरेन इन्वेजन किया और सक्सेसफुल भी था। उसके बाद कोई नहीं आया। Norman conquest in 1066 marked the last successful invasion of England by a foreign power. फॉरेन पावर बाहर के मुल्क की ताकत कोई 1066 में ये लास्ट सक्सेसफुल इन्वेजन था। हमला भी और सक्सेसफुल भी 1066 में। और किसने किया? नॉर्मन्स ने, यानी कि विलियम ने। ब्रिंगिंग अबाउट प्रोफाउंड शिफ्ट्स इन इंग्लिश सोसाइटी एंड गवर्नेंस। और बहुत सारे चेंजेस आए अंग्रेज़ों की सोसाइटी में और गवर्नमेंट में। लेड बाय विलियम द कॉन्करर। लेड होता है लीड का पास्ट फॉर्म। कि रहनुमाई किसने की? विलियम ने। किस चीज़ के लिए? द नॉर्मन रीशेप द रूलिंग क्लास, इंट्रोड्यूस फ्यूडलिज्म। इन्होंने आके एक नई चीज़ सिखा दी लोगों को, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है जागीरदारी। इस जागीरदारी में क्या था कि ये लोग सारे लोग जितने पीजेंट्स थे, किसान वगैरह थे, उनकी ज़मीनों को ये ज़मीन देते थे लोगों को, किसानों को, फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप यहाँ पर रहें। लेकिन एक तरह की ग़ुलामी थी कि आप उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकती थी, ना आपकी औलाद आगे से जा सकती थी इसको छोड़ के। बदले में उनको क्या दिया जाता था? सिर्फ खाना, थोड़ा बहुत फूड उसमें से उनको मिलता था, और इन रिटर्न उनको वहीं पे रहना था। सो ये थी फ्यूडलिज्म। Influence and evolution of English language through Norman French. नॉर्मन फ्रेंच में एक अंग्रेज़ी ज़बान का इनकलाब आया। बेसिकली था क्या? विलियम फ्रेंच बोलता था, यानी कि नॉर्मन्स फ्रेंच बोलते थे, और इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोली जाती थी। अब इन दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आती थी। जो रूलिंग क्लास थी, जो हुकूमत करी थी, वो फ्रेंच लोग थे, और आवाम थी आपकी अंग्रेज़। उस टाइम पे लैंग्वेज में बहुत एवोल्यूशन आया, इनकलाब आया। कुछ अल्फाज नॉर्मन्स ने सीख लिए, कुछ अंग्रेज़ों ने सीख लिए, और एंग्लो सैक्सन्स के वर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। दो दे इनिशियली एक्सटेंडेड देयर रीच इनटू वेल्स। शुरू में वेल्स में वो चले गए, कब्ज़ा मिल गया। वेल्श ग्रेजुअली रिक्लेम्ड मच ऑफ देयर लैंड। वेल्श कहते हैं वेल्स के लोगों को, या वेल्स की ज़बान को। शुरू में वेल्स उनके हाथ से चला गया था, लेकिन ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे उन्होंने अपनी काफ़ी ज़मीन इनसे वापस ले ली। इन कंट्रास्ट, स्कॉटलैंड रेजिस्टेड फुल कॉन्क्वेस्ट डिस्पाइट नॉर्मन एफर्ट अलोंग द बॉर्डर। लेकिन जो स्कॉटलैंड था, वहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी, और उन्होंने अपना ज़मीन इनको इन्वेड करने नहीं दी। One of the Williams' most significant administrative achievement was the commission of Domesday Book. पहले था बेक्स टेपेस्ट्री जिसमें कढ़ाई थी, अब डोम्सडे बुक है। डोम्सडे बुक उसने किताब बनवाई, लोगों को भेजा, और उनको कहा कि जो उनकी ज़मींदार हैं, उनके जो गांव हैं, उनके पास कितना लाइफ स्टॉक है, यानी कि जानवर वगैरह कितने हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, सबकी लिस्टें बना के लाई जाएँ, ताकि जंग हो तो उनके सामान को इस्तेमाल किया जा सके। दिस इज़ फ्यूडलिज्म कि आपकी चीज़ आपकी नहीं है, गवर्नमेंट आके किसी भी टाइम कोई भी चीज़ आपकी लेके जा सकती है। तो ये सारी डिटेल थी डोम्सडे बुक में। दिस डॉक्यूमेंट स्टिल एग्जिस्ट एंड रिमेन्स अ वाइटल विंडो इनटू द मिडीवल इंग्लिश लाइफ आफ्टर द नॉर्मन अराइवल। नॉर्मन्स जब आए, उसके बाद ज़िंदगी कैसी थी। डोम्सडे बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको देख के हमें पता लगता है कि सोसाइटी क्या थी उनकी। उसके बाद ये सारी बातें वो हैं जो ऑलरेडी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको स्किप करूँगी। आगे है लाइफ एंड कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल एजेस। अब मिडल एजेस शुरू हो गई हैं। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं तज़ाद को। फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, मिडीवल पीरियड स्पैनिंग रफली 1000 years from fall of empire, Roman Empire 476 to
1485 was marked the frequent internal and external wars. ये आपने याद रखना है। कॉन्स्टेंट वॉर्स का टाइम था ये, कॉन्स्टेंट लगातार वॉर, जंग, ठीक है, क्योंकि अब इनको इलाकों पे कब्जे करने थे। वेल्स भी चाहिए था इनको, स्कॉटलैंड भी चाहिए था इनको, आयरलैंड भी चाहिए था। अभी कब्जा वाला सिस्टम शुरू हो चुका है, कब्जा ग्रुप आ गया हुआ है। इंग्लिश मॉनक्स, अंग्रेज़ जो शहनशाह थे, फाउट टू एग्जर्ट कंट्रोल ओवर वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये अंग्रेज़ों ने तीनों इलाकों के कंट्रोल के लिए लड़ाई शुरू की। इन वेल्स इंग्लैंड इवेंचुअली एस्टैब्लिश फुल अथॉरिटी। वेल्स में इंग्लैंड की फुल अथॉरिटी जो है वो बन गई, कायम हो गई। In 1284, King Edward I passed the Statute of Rhuddlan, officially incorporating Wales into English crown, sorry। अब वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। एक लॉ पास किया गया, डॉक्यूमेंट साइन कर दिया गया जिसको स्टैट्यूट ऑफ रुडलैंड बोलते हैं। उसमें लिखा गया था कि वेल्स अब अंग्रेज़ों का है। ये 1284 में किंग एडवर्ड वन ने कारनामा सर अंजाम दिया था। Fortresses such as Carnarvon, Conwy were built to maintain dominance। बड़े बड़े कासल्स बनाए जाते थे, महल मोहल्लात, महल जिसको कहते हैं वो बने, किले बने। वो कह रहे हैं कार्नावॉन और कॉन्वे कासल भी उसी टाइम पे बना था, टू मेंटेन डोमिनेंस। अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए बड़े बड़े किले बनाए गए। किले में और आम घर में फ़र्क ये है, आम घर तो छोटी हाइट पे होता है, सारे घर बराबर होते हैं। किला ऊंचाई पे होता है ताकि हमला हो तो ऊपर से ही अटैक कर दिया जाए। उस टाइम पे तीर चलाए जाते थे, तो तीर ऊपर से ही चला दिए जाएं, आपकी नज़र दूर तक रहे। सो बाय द मिड 15th सेंचुरी वेल्श रेजिस्टेंस हैड एंडेड। 15th सेंचुरी तक वेल्श ने खूब कोशिश की कि उनको इलाका अपना वापस मिल जाए, लेकिन फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लॉ बिकेम डोमिनेंट। अब अंग्रेज़ी लॉ और अंग्रेज़ी कानून जो है दोनों डोमिनेंट हो गए, यानी कि हमारे लिए मतलब अंग्रेज़ों के लिए गलबा ले गए। स्कॉटलैंड हाउएवर प्रूव मोर रेजिलिएंट। लेकिन स्कॉटलैंड ने थोड़ी रेजिस्टेंट शो की, बल्कि काफ़ी रेजिस्टेंट शो की। इन 1314 रॉबर्ट द ब्रूस फेमसली लेड द स्कॉट्स टू विक्ट्री ओवर इंग्लिश एट द बैटल ऑफ बैनकबर्न। अच्छा, रॉबर्ट को ब्रूस भी बोलते हैं, द ब्रूस, बी से ब्रूस है, बी से ही बैनकबर्न है। बैटल ऑफ बैनकबर्न में स्कॉटलैंड के रॉबर्ट द ब्रूस ने स्कॉटलैंड के लोगों को यानी स्कॉट्स को लीड किया और अंग्रेज़ों को निकाला। कहाँ से? अपने इलाके से, क्योंकि वो स्कॉटलैंड पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब हुआ 1314 में, 1314 में। सिक्योरिंग स्कॉटिश इंडिपेंडेंस फॉर जनरेशंस, और काफ़ी दिहाइयों तक जो था स्कॉटलैंड सेफ रहा कब्जे से। Initially an independent kingdom, Ireland saw English troops arrive to assist a local ruler। Initially शुरू में आयरलैंड के लोगों ने इनको बुलाया था कि हमारी मदद करें, हमें अपनी फ़ौज दें। ये फ़ौज वहाँ पे गई और ये फ़ौज ने जाके वहाँ पर डेरा जमा लिया। आयरलैंड सॉ इंग्लिश ट्रूप्स अराइव टू असिस्ट द लोकल रूलर। लोकल जो वहाँ का हुक्मरान था उसकी हेल्प करने के लिए अंग्रेज़ी ट्रूप्स यानी कि फ़ौजी दस्ते वहाँ गए। ओवर टाइम इंग्लिश कंसोलिडेटेड कंट्रोल, इन्होंने कंट्रोल संभाल लिया, स्पेशली अराउंड डुबलिन। पेल के अराउंड जो एरिया था डुबलिन, उस पर इन्होंने कब्जा जमाया। वाइल सम आयरिश लॉर्ड रिकग्नाइज इंग्लिश अथॉरिटी, और हार के कुछ आयरिश लॉर्ड्स ने जो वहाँ के थे बड़े आयरलैंड के, उन्होंने अंग्रेज़ों की अथॉरिटी को कबूल कर लिया। बियॉन्ड आयरिश आइल्स इंग्लिश नाइट्स पार्टिसिपेटेड इन क्रूसेड। क्रूसेड कहते हैं जी सलीबी जंग को, यानी मुसलमानों की और काफरों की जो जंग है।
मुसलमानों की और ईसाइयों की जंग। वो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ के जो नाइट्स थे यानी कि लड़ने वाले जंगजू थे, उन्होंने बहुत सारी क्रूसेड्स में हिस्सा लिया था। रिलीजियस वॉज एम्ड एट कैप्चरिंग द होली लैंड। कहते हैं जी हमारे होली लैंड पे इन्होंने कब्ज़ा किया मुसलमानों ने, तो इन्होंने बहुत सारी सलीबी जंगों में भी हिस्सा लिया। मीनवाइल द इंग्लिश फाउट फ्रांस इन प्रोलॉन्ग 100 years वॉर। उसके बाद ये फ्रांस से भी लड़े। प्रोलॉन्ग अच्छी खासी लंबी जंग थी, 116 साल चली थी, लेकिन कहते हैं इसको 100 years वॉर है। 100 years वॉर कहते हैं फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई को। चली कितने साल थी? 116 years। A conflict that included legendary 1415 Battle of Agincourt। Battle of Agincourt भी इसमें हुई। कब हुई? 1415 में। हेनरी किंग 5, ये V5 है। हेनरी किंग 5 led a vastly outnumbered English army to victory। इसमें अंग्रेज़ कैसे जीते थे? जो उनका बादशाह था किंग हेनरी 5, उसने अपनी फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा कर दी थी, आउट नंबर कर दिए थे, इसकी वजह से उसको फ़तह नसीब हुई। इंग्लैंड इवेंचुअली विड्रू फ्रॉम फ्रांस बाय 1450। 35 साल रह के ये बाहर निकल गए। लड़े ये 116 साल थे। सो 1450 में फ्रांस से ये वापस आ गए। अगर आपने लेसन्स प्रिपेयर करने हैं, व्हाट्सएप नंबर चेंज हो चुका है, नया नंबर जो है वो आपके कमेंट्स में दिया हुआ है, उसको देखें और व्हाट्सएप करें, डायरेक्ट कॉल्स नहीं करें। एंड सेकेंडली आप लोग पूछ रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, एंड सेकेंडली एक नया चेंजेस आए हैं कुछ रिगार्डिंग दैट कि फ़ीस का मसला है जी, 50 पाउंड है या 75 पाउंड है। सो टेस्ट जब आप बुक करेंगे, अगर आप 3 बजे से पहले टेस्ट दे रहे हैं दैन इट्स 50 पाउंड। 3 बजे के बाद अगर टेस्ट दे रहे हैं दैन इट्स 75 पाउंड्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।